ये सबसे बड़ा टॉपिक है आपके मैथ का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यस सर। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो एलिप्स देखते हैं क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है और कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। तो एलिप्स में क्या होता है कि आपके पास दो फोकस होते हैं, ठीक है। यस देखते सर। हैं क्या है। ठीक है, दो फोकस होते हैं यहाँ पे, और इन फोकस के टर्म में इसको डिफाइन करेंगे। तो आपने फिजिक्स में केपलर लॉ पढ़ा होगा शायद। यस सर से पढ़ा है उसमें सर, उसका जो फर्स्ट लॉ सर होता है कि जो वन ऑफ द फोकस पे सन होता है और दूसरे उस पे वो प्लैनेट होता है, तो सर वो उसका ओके, यस। और उसका दूसरा लॉ क्या होता है? सर कि अगर कोई प्लैनेट मूव कर रहा है सन के अराउंड, तो सर वो जो डिफरेंट टाइम अगर होगा मतलब उसमें इक्वल एरिया स्वेप्ट करेगा, इक्वल एरिया इज इन इक्वल टाइम। तो प्लेनेट मूव कर रहा होता है, वो ने जो प्लेनेट और सन को मिलाने वाली लाइन होती है, यस ठीक है, सर। सर वो एरिया लाइन, यस, वो एरिया लाइन जितना वेक्टर। एरिया शिफ्ट करेगी वो आपका सेम इंटरवल में सेम होगा, कहीं पे भी हो। यस सर। तो उसके सन के पास में होते हैं फास्ट मूव करते हैं, जो डिस्टेंस पे होते हैं वो स्लो मूव करते हैं, ठीक है। तो यस ये सर। ये हमारे पास सिचुएशन है। ये लेट्स दिस इज फोकस F1 एंड दिस इज फोकस F2, दिस इज फोकस। तो सिचुएशन क्या बनती है यहाँ पे कि P1 F1 प्लस P1 F2 इक्वल टू होगा P2 F1 प्लस P2 F2, ये इक्वल टू होगा P3, सॉरी F चेंज नहीं होगा, मैंने F भी चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। ये फिर फोकस तो वही वही है जो है ना, P3 F1 प्लस P3 F2, ठीक है, ओके। पी मैं, वन एफ हाँ, प्लस एक वन ऐसे एफ पॉइंट टू। का लोकस होता है, इलिप्स एक ऐसे पॉइंट P का लोकस होता है जिसकी दो पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका सम जो है वो कांस्टेंट रहता है, ओके, यस सर। ठीक है। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं कि एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट। देखना यहाँ पे क्या है कि आप कोई पॉइंट ले लें, P1 P2 P3, यहाँ पे P4 ले लें, P5 ले लें, P6 ले लें, कोई पॉइंट, ऑलवेज जो उसका दोनों फोकस से डिस्टेंस है, जो उसका सम होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके, यस कांस्टेंट सर। रहेगा। तो ऐसा कोई भी पॉइंट जिसकी दो पॉइंट F1 F2 यानी कि फोकस से डिस्टेंस का जो सम है वो सेम रहे, तो उस पॉइंट का जो लोकस होगा उसको हम इलिप्स कहेंगे, ठीक है। लिखो यस एन सर। इलिप्स, एन इलिप्स इज the set of all points, an ellipse is the set of all points in plane that the sum upholds whose distance, sum of whose distances from two fixed point
two fixed points in the plane is constant. ठीक है, an ellipse is the set of all points in a plane such that the sum of opposed distances from two fixed points in the plane is constant. ठीक है, yes, जो फिक्स पॉइंट उन्हें क्या कहते हैं? The fixed point are called foci. This is plural of focus. Are called foci of the ellipse. ठीक है, yes, then नेक्स्ट पॉइंट, तो अब इसके डिफिनेशन में पता चल गई है। अब बाकी इसमें और कौन से पैरामीटर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? तो F1 और F2 भी एक पैरामीटर हो सकता है। ठीक है, yes, देखते हैं क्या बन सकता है। इसके टर्म में भी कुछ बनाना चाहें हम तो अच्छा, तो अब ये जो कांस्टेंट बना P1 F1 प्लस P1 F2 P2 F1 प्लस P2 F2 P3 F1 प्लस P3 F2, इस कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है, इस कांस्टेंट डिस्टेंस और जो है इसमें एक रिलेशन निकालेंगे अभी हम। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहते हैं। इस कांस्टेंट को से लेट अस से दैट दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू 2a, दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू 2a। ओके बेटा, yes, sir, कांस्टेंट को हमने 2a डिफाइन कर दिया। तो देन नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है इसकी कि आपके पास में ये जो डिस्टेंस होगा, नेक्स्ट कंडीशन इसकी ये होती है कि F1 F2 लिखें। क्या लिखें इसको? F1, F1 F2, F2 लिखें, या अगर इसका कोऑर्डिनेट लिख दें हम C के टर्म में, तो सेंटर लिख दें -c,0 और इसको हम c,0 लिख दें। एक नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लिखें, इसका मिडिल पॉइंट आपका एक्सिस बन जाए। ठीक है, तो इन दैट केस F1 F2 का मीनिंग क्या हो जाएगा? ये 2c हो जाएगा ना। sir, F1 F1, की F2 मीनिंग equal to 2C, yes, 2c हो sir, जाएगा। और इसकी कंडीशन क्या होती है कि जो P1 F1 P1 F2 जो डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी जो 2a होना चाहिए, दिस मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन 2a, या F1 F2 मस्ट बी लेस देन 2a, मीन्स P1 F1 प्लस P1 F2। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाएगी कि जो F1 F2 के बीच की डिस्टेंस है। अब देखो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी से भी आप इस चीज को प्रूव कर सकते हो, या देख सकते हो कि किसी भी ट्रायंगल के जो दो साइड का सम है वो थर्ड साइड के या तो इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, उससे yes, छोटा नहीं नहीं हो हो सकता सकता, है। ठीक है, yes, ओके, ये क्या है? ट्रायंगल का साइड ही तो बनना है खाली यहाँ पे F1 P1 एंड F2 का। ओके, yes, sir, ठीक है, तो वहां से भी इस कंडीशन को हम निकाल सकते थे। तो ये कंडीशन बनेगी जिसको यूज करके, इसकी हेल्प से हम इसके लिए एक क्वेश्चन आगे ड्राइव करेंगे। ठीक है yes, ना, अब देखते हैं कि सेंटर क्या होगा एलिप्स का। कुछ डेफिनेशंस है स्टैंडर्ड, उनको समझ लेते हैं ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है,
द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द फोकाई, इट मीन्स जो इसका मिड पॉइंट होगा F1 F2 का, इसको हम क्या बोलेंगे, इलिप्स का सेंटर बोलेंगे। ठीक है, तो जो फोकस है वो सेंटर से, जो F1 F2 का मिड पॉइंट होगा वो एलिप्स का बिल्कुल। सेंटर होगा। तो सेंटर को डिफाइन कर लेते हैं, द मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट the midpoint of the line segment joining the foci is called the ठीक है, इस called the center of the ellipse। यस, ठीक है, ना अब इसमें जो दो एक्सिस होती हैं उनको भी डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। तो द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकाई, इसको अगर आगे एक्सटेंड करते हैं ऐसे, है ना ये, तो लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी ए कामा बी, ओके, और एक इसके परपेंडिकुलर कर दें यहाँ बी कामा सी, सेंटर को ओ से लिख देते हैं, ओके, यस, सेंटर को ओ से लिख दें हम। तो डिफिनेशन ये है कि द लाइन सेगमेंट through F1 and F2, that means AB is called the major axis and minor axis, and the line passing are perpendicular at the center on this major axis is called the perpendicular axis। ठीक है, दो एक्सिस हैं, एक मेजर एक्सिस है, दूसरे को माइनर एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस कहते हैं। ठीक है, यस, डिफाइन कर सकते हैं इसको ऐसे कि द सेगमेंट थ्रू द फोकाई ऑफ द एलिप्स इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस एंड द लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस इज कॉल्ड द माइनर एक्सिस। ठीक है, यस, now the end point of the major axis is called the vertices, v dash। ओके, तो एलिप्स का अगर आपको वर्टेक्स निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। यस, ध्यान रखना है कि मेजर एक्सिस विल पास थ्रू F1 F2 एंड परपेंडिकुलर एक्सिस विल पास थ्रू सेंटर। ठीक है, यस, तो इसको यहाँ पे लिखने डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हम इसको याद रखेंगे कि मेजर एक्सिस ए बी है और परपेंडिकुलर एक्सिस हमारी बी सी है। ओके, यस, वर्टिसेस क्या होंगे, ए बी हो जाएगी, यानी एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस। ओके, तो अभी अगर जान लिया हमने तो देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगा। तो अभी जो कंडीशन हमने देखा पीछे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, कंडीशन क्या देखा था हमने, यस सर, फिर पीछे हमने कंडीशन क्या देखी थी, सर हमने कंडीशन देखी थी कि जो 2C होता है इट शुड बी लेस देन 2A। बस इसी कंडीशन को यूज करते हुए जो है हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे। हाँ, कोई भी दो पॉइंट ले लो, तो P एक्स वाई ले लिया, जनरल पॉइंट ले लिया हमने, फोकस ले लिया,
F1 F2 कुछ भी ले लो, so this is F1 C comma 0, this is F2 minus C comma 0, ठीक है। यस और जो कंडीशन है उसको यूटिलाइज कर दो इसमें और इसको सॉल्व कर लो। इनके परपेंडिकुलर से आपकी जो है वो ये परपेंडिकुलर एक्सिस हो जाएगी, इसको आगे बढ़ा दो तो आपकी ये एक्स एक्सिस बन जाएगी, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लेट दी फोकाई ऑफ एन एलिप्स बी प्लस माइनस C comma 0, then its center is 0 comma 0, okay। यस सर Now according to definition of an ellipse, PF1 plus PF2 इक्वल टू 2a होता है कांस्टेंट, यस सर और ये आपका क्या होता है, ग्रेटर देन 2c होता है, ये याद रखेंगे, पर 2 इज ग्रेटर देन 2c। तो PF1 एंड PF2 क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं, x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a प्रोवाइडेड 2a इज ग्रेटर देन 2c। दोनों साइड का स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। यस सर क्या बन जाएगा, इसको अगर स्क्वायर करके सॉल्व कर दें तो इसको बाहर निकाल दें तो मिलेगा क्या यहाँ से हमको, सही बट बहुत बड़ा नहीं आएगा अगर मतलब पूरा करेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आएगा, सिंप्लीफाई कर लो। चलो एक ट्रिक लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यस सर लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अब देखो ये क्या है, x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर है, ये x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर है। अब इन दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली हम सोचें एक बार के लिए, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc आएगा, है ना। यस यहाँ पे प्लस 2xc रहेगा, तो अगर इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को माइनस कर दें सारे टर्म कट जाएंगे, खाली क्या बचेगा 2xc यहाँ बच जाएगा, इधर भी 2xc बच जाएगा। तो इसको एक इनइक्वालिटी के टर्म में अगर हम ऐसे लिखना चाहें डायरेक्टली तो लिख सकते हैं, देखो x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4cx आ जाएगी, ठीक है। यस सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4cx हो जाएगी हमारे पास में, ठीक है। अच्छा अब देखो हम क्या कर सकते हैं, सर अगर हमने जिसे सब दोनों जगह स्क्वायर किया तब भी से वो बड़ी वाली रूट की वैल्यू तो तब भी आएगी अंदर। हाँ देख रहे हैं उसी को कुछ तरीका ढूंढ रहे हैं कि कैसे उसको और भी इजीली सिंप्लीफाई कर लें। ओके 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा।
इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो ना। अब देखो इसको अगर मैं लिखूं, इसका अंडर रूट का स्क्वायर लिख सकता हूं ना मैं इस पूरे टर्म के। यस सर। लिख सकते हैं ना। देखो यस सर। इस पूरे को सी मान लो तो ये अंडर रूट सी बन जाएगा ना ये। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या लिख जाएगा, ये इसका, ओके मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। देखो ये सर यहाँ पे तो माइनस साइन नहीं था सेकंड वाले में। सेकंड में क्या, तो मतलब हमने माइनस साइन लिखा है, उन दोनों के बीच ऊपर प्लस था रूट में। बेटा ये इनइक्वालिटी हमने बनाई है इसको लेकर के। यस सर। इसकी वैल्यू आप निकालोगे, देखो हमने यहाँ देखा था कि अगर स्क्वायर करते हैं इन चीजों का तो यहाँ पे सिर्फ 2cx और 2cx बचता है अगर माइनस करते हैं हम तो। यस सर। तो उसके लिए हमने ये निकाल लिया। अब देखो ध्यान से, अगर तो हम इसको मान लेते हैं, इस पूरे टर्म को a मान लें, इस पूरे टर्म को b मान लें। ध्यान दो ये अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b लिखा हुआ है ना। ठीक है। यस सर। और इस वाले को अगर ध्यान दें तो ये क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, ये b लिखा हुआ है ना। तो यस इसको सर। अंडर रूट a का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। यस इसको अगर सर। और भी सॉल्व करें तो इसको अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b इंटू अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b लिख सकते हैं इसको। यस सर। लिख सकते हैं ना। यस सर। तो जब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पूरा पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ माइनस वाला पोर्शन बचेगा इसका। ओके, यानी डिवाइड करने पे यहाँ पे माइनस साइन लगा के लिख दें तो हमको एग्जैक्टली वैल्यू मिल जाएगी पूरी। मतलब समझ हमने में? इससे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माना, हाँ जैसे इसको अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। हाँ। पर सर हमारे हम लोग स्क्वायर कैसे मतलब वो अच्छा से समझ आ गया, तो समझ आ गया। आगे ना, यस सर। तो अब इसको मैं डायरेक्टली लिख लूँ आगे। सर सिर्फ अंडर रूट ए माइनस बी बचेगा। हाँ, अंडर रूट a माइनस बी बचेगा, सिर्फ डिवाइड कर देंगे तो। यस सर। ठीक है, तो लेट अस डिवाइड 2/1, अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बच जाएगा। मतलब क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा खाली। अंडर रूट एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बच जाएगा, -4ca था तो कैंसिल आउट हो जाएगा वो, और खाली क्या बचेगा, ए बाय 2cx/a बच टू जाएगा। सी एक्स बाई ए। यस ठीक है, अब देखो यस ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया, अब इसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ओके। ठीक है। अब देखो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो अंडर रूट एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, उसको अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, है ना। यस। अच्छा, ओके, ये इक्वेशन नंबर 3 कर लो इसको। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, है ना। अब इक्वेशन 1 को अगर इक्वेशन 3 से ऐड कर दें तो ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 तो मिल जाएगा 2 अंडर रूट एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ऐड कर रहे हैं तो उसका 2a माइनस
2cx/a हो जाएगा ये, ठीक है। यस 2 कैंसिल आउट कर दो, तो ये आपका सिंपली बच जाएगा अंडर रूट x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस सी एक्स बाई ए। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो और इसको सॉल्व कर लो। अनसिंप्लीफाइंग तो स्क्वायर करके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a माइनस सी एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। ये वैल्यू फाइनली हमको मिल जाएगी, ठीक है। देखो स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे भी c के साथ में ये टर्म आ जाएगा, x के साथ में आ जाएगा, यहाँ पे भी है आपके पास में। तो x का जो कोफिशिएंट होगा जब उसको डिवाइड करोगे तो y में चला जाएगा, और y में यहाँ कुछ है नहीं तो y का जो भी कोफिशिएंट मिलेगा a स्क्वायर वो x में आ जाएगा। ओके यस ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा एक्स Yes. स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। यस अब देखते हैं, लेट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, देन ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 where a must be greater than b, ठीक है। यस देखो दिस इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर दोनों के पावर सेम है, तो ये एक्स एंड वाई दोनों के अलॉन्ग जो है सिमेट्रिक होगा कर्व, ठीक है। यस तो अब डायरेक्टली अगर देखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि द एंटायर कर्व इज कन्फाइंड बाय द लाइन बाउंडेड बाय x इक्वल टू प्लस माइनस ए वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी, है ना, यस ठीक है। तो ये जो अगर कर्व बनाना चाहें तो हम जो भी कर्व बनेगा तो देख सकते हैं कि x इक्वल टू प्लस माइनस ए और y इक्वल टू प्लस माइनस बी का जो रेक्टेंगल बनेगा, लाइन बनेगी, आपकी एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ठीक है। यस ये x एक्सिस के पैरेलल लाइंस हो गई, ये y एक्सिस की पैरेलल लाइंस हो गई आपकी, ठीक है। लाइन है x इक्वल टू प्लस माइनस ए एंड y इक्वल टू प्लस माइनस बी, तो जो आपका बनेगा एलिप्स वो इस लाइन के अंदर ही कन्फाइंड होगा, इस रेक्टेंगल के अंदर ही क्या होगा, कन्फाइंड होगा। कन्फाइंड होगा। ये इस तरीके से आपका ये एलिप्स बन गया, ठीक है। y इक्वल टू बी, y इक्वल टू माइनस बी, x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू माइनस ए माइनस, ये आपकी लाइन हो गई, यस ओके यस ना। चाहो तो यहाँ पे नोट डाल के लिख लो, ये x और y एक्सिस दोनों के लॉन्ग सिमेट्रिक है क्योंकि दोनों में सिमिलर पावर है, x स्क्वायर है, ठीक है। क्या लिख लो यहाँ पे नोट में, द एंटायर कर्व इज the entire thing confined
within the rectangle bounded by the lines. ठीक है, यस सर। अच्छा तो एक बात समझ में आ गई कि ये जो b है आपका इक्वेशन में कैसे आया हुआ था, जब हमने a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर पुटअप किया है यहाँ पे। ठीक है, यस सर। ये सेंटर है अगर आपका, ये आपका b बन जाता है और ये आपका क्या बन जाता है, a बन जाता है, ये a ये b बन जाता है। ठीक है, यस सर। ओके। तो अब यहाँ पे एक टर्म जो हमने पैराबोला में देखा था वो क्या देखा था, इसेंट्रिसिटी देखा था हमने। उस इसेंट्रिसिटी को यहाँ भी डिफाइन करते हैं, तो वहाँ यहाँ डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, ये जो कंडीशन हमने यहाँ लिया हुआ था, एज्यूम किया हुआ था, क्या पीछे देखा था हमने कि जो डिस्टेंस होगी पॉइंट पी की ये वाली 2c इज ऑलवेज लेस देन 2a, यही आपकी इसेंट्रिसिटी की डिफिनेशन देगी। ठीक है, यस सर। तो लेट अस डिफाइन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। इसेंट्रिसिटी को हम डिग्री ऑफ फ्लैटनेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। सर उससे सर जैसे जो ये पैराबोला है या हाइपरबोला है या फिर सर इज डिफाइंड एज इसेंट्रिसिटी। दिस इज गिवन एज इक्वल टू सी बाई ए। हमको पता है, क्या पता है कि 2c इज ऑलवेज लेस देन 2a, तो c बाई ए भी लेस देन होगा 1। ठीक है, यस सर। तो इसको अगर लिखें डायग्राम के हिसाब से तो ये बन जाएगा OF1 या OF2, कुछ भी लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बन जाएगा OA1। ठीक है, OF1 एंड OA1 बन जाएगा ये। इसको अगर लिखें वर्ड में तो लिख सकते हैं इसको हम ऐसे, डिस्टेंस सर हमने सी बाय ए कैसे लिया सर, हम वो तो ए 2a इज लेस देन, या मतलब तो उस फॉर्म में था। ये सिचुएशन है हमारे पास में। ठीक यस है, सर। ये हमारा C1 का डिस्टेंस है, ये हमारा टोटल A है ना। यस सर। ठीक है, तो जो इसेंट्रिसिटी की डिफिनीशन है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द फोकस एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द वर्टेक्स। ठीक है, अभी उसका पीछे, रेशियो। हाँ पीछे हमने पैराबोला के लिए डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था हमने, बोलो। सर इक्वल टू 1 होता है सर पैराबोला में, तो उससे सर जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन जो हम डालते हैं डायरेक्ट्रिक्स, तो सर वही एस इक्वल टू एस एम हो जाता है। हाँ एस पी इक्वल टू एस हो गया था वहाँ पे, लेकिन इसके और हाइपरबोला दोनों के केस में आपकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी, वो 1 से कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर ये आपका ये जो है ए, आप ए और सी अगर कोइंसाइड कर जाए आपके, क्या कर जाए, ए और सी ए कोइंसाइड और सी करते आपके हैं। कोइंसाइड कर जाए आपके यहाँ पे, तो ये जो यस आपका इलेप्टिकल शेप है पैराबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, यस सर। ऐसे बन जाएगा पूरा ये। ठीक है, यस सर। तो इसेंट्रिसिटी की डिफिनेशन C बाई ए है। ठीक है,
और इसको पीछे हमने देखा था, तो इसी का यूज करके हम देख लेंगे कि वैल्यू 1 से कम होगी या ज्यादा होगी। ठीक है, यस सर। इस कंडीशन का इसेंट्रिसिटी से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन खाली हेल्प करेगी इसेंट्रिसिटी के वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए। यस सर। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस, फ्रॉम सेंटर टू फोकस डिवाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टेक्स। ठीक है, यस सर। ओके, तो E इक्वल टू सी बाई ए मिल गया हमको। ठीक है, अगर इस E का स्क्वायर कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको, ये सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। यस सर। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये ऑलवेज लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी के टर्म में जो थिकनेस की बात की हमने, उसी चीज को फिर से कंक्लूड करते हैं और कंपेयर करते हैं कि कैसे जो सेंटर है उसको चेंज करें, इसेंट्रिसिटी को चेंज करें, तो इसेंट्रिसिटी में चेंज जो होगा वो आपका इसके थिकनेस को कम या ज्यादा करेगा। देखते हैं आगे डिस्कस करके कैसे हो सकता है ये। ठीक है, यस सर। यस सर। तो सी ई इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मिल गया हमको। नाउ इफ, और ई इक्वल टू क्या था, ये सी बाई ए था। ठीक है, इफ सी टेंडिंग टू जीरो, क्या है, इफ सी टेंडिंग टू जीरो, सी टेंडिंग टू जीरो मीन्स जो सेंटर है वो जीरो की तरफ जाए, मतलब ओरिजिन की तरफ जाए, मतलब सेंटर की तरफ चला जाए ये। तो सर वो तो फिर सी बढ़ जाएगा, मतलब सी आपका जीरो की तरफ चला जाए, यानी सी की वैल्यू जीरो हो जाए, तो सी के वैल्यू जीरो होने का मतलब जो ये फोकस है आपको वो कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। यस तो सर। ये सी खत्म होगा तो इसके दोनों सेंटर क्या चले जाएंगे, जो फोकस थे वो सेंटर पे आ जाएंगे, आ जाएंगे। फोकस सेंटर पे, यस सर। दैट इज टू फोकाई कम क्लोजर। जैसे जैसे सी की वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करेगी, वो फोकाई आपस में पास आने लगेंगे। ठीक है, टू यस फोकाई सर। कम क्लोजर एंड एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि क्या कर जाएंगे, वो कोलेस कर जाएंगी एंड कोलेस टू फॉर्म द सेंटर। कोल्यूज। सही वर्ड की स्पेलिंग नहीं समझ आ रही से, COULESCE। कोलेस COA है, हाँ COALES। COALESCE। यस ठीक है, सर। कोलेस का मीनिंग होता है कि दो छोटी छोटी चीजें मिलकर के एक बड़ी इकाई बना लें, या मतलब एक को बना लें। ठीक है, सेंटर बना लेंगे ये। यस ठीक है, सर। टू कम टूगेदर टू फॉर्म वन लार्जर ग्रुप या सब्सटेंस स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है, यस सर। ओके। तो क्या करेंगे, ये दोनों जैसे जैसे सी की वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करेगी, सेंटर की तरफ आके सेंटर बना लेंगे।
यस तो इफ c इक्वल टू 0 हो जाए, इफ c इक्वल टू 0 हो जाए तो इस केस में आपका e टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, c 0 तो e भी 0 हो जाएगा। और अगर e आपका 0 हो जाए तो e 0 हो जाएगा तो b विल टेंड टू a, होगा ना। यस सर। इसका मतलब b इक्वल टू a बन जाएगा, और जैसे जैसे c टेंडिंग टू 0 यानी e टेंडिंग टू 0 हो जाएगा तो जो आपका एलिप्स है ये सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे E जैसे tends to आपका, A. बिल्कुल, जितनी कम वैल्यू होगी ई की, आपका एलिप्स उतना ही थिक होगा। तो E की जितनी ही कम वैल्यू होगी एलिप्स उतना ही थिक होगा, मतलब हाँ, सर सर्कल बनता जाएगा एक तरीके बिल्कुल से। बिल्कुल, हेंस दी ellipse get thicker और टेंड करेगा किसको, ये सर्किल को। ओके, अगेन इफ अपोजिट कंडीशन देखते हैं, इफ c टेंडिंग टू a, इफ c टेंडिंग टू a तो फिर क्या बनेगा, अगर इफ c टेंडिंग टू a तो क्या बन जाएगा। देखो अभी थिकनेस की जो क्लियरिटी यहाँ से ज्यादा बेटर मिलेगी हमको। ठीक है, इफ c टेंडिंग टू a, ठीक क्या होता है, कोई डायग्राम बनाते हैं। हेलो, यस सर, यस सर। कोई डायग्राम बनाते हैं, तो कोई ये लाइन थी पहले हमारे पास, इस पे एक और बना दिया तो थोड़ा थिक हो गई, इस पे एक और बना दिया थोड़ा और थिकनेस हुई, इतना थोड़ा ब्रेड्थ स्कोर मिलती गई, थोड़ा ब्रेड्थ स्कोर मिलती गई, यही हुआ ना थिकनेस इसका। यस सर, लेंथ वाइज मतलब वो बढ़ रही है, लेंथ ऊपर बिल्कुल ऊपर की बाय एक्सिस की तरफ और नेक्स्ट मतलब ऊपर नीचे बढ़ रही बिल्कुल है। बिल्कुल। ठीक है, अब देखो कि अभी पिक्चर यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, ठीक है बेटा। नाउ इफ सी टेंडिंग टू ए, इफ सी टेंडिंग टू ए मतलब सिचुएशन क्या बन गई, दैट इज द टू फोकाई इसे टेंड करेगा वर्टेक्स को टेंड करेगा ना, सर, ए वर्टेक्स है। यस सर। ये वर्टेक्स है, द टू फोकाई टेंड टू कोइंसाइड विद वर्टेक्स। ठीक है, तो सर लाइन टाइप बनता जाएगा। बस बस बस, तो क्लियर हो गया ना, थिकनेस कम हो जाएगी उसकी। यस सर। इट मीन्स अगर आपका सी ए के इक्वल टेंड करे तो ई आपका 1 के इक्वल चला जाएगा ना। यस सर। इट मीन्स ई विल टेंड टू 1 एंड दिस विल इम्प्लाई कि बी विल टेंड टू 0, है ना। यस सर। तो इट मीन्स इलिप्स आपका पतला होता जाएगा, थिनर होता जाएगा और एक लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। वन एंड बी। यस सर। Hence the ellipse gets thinner and thinner and tends to a line segment between two foci. ठीक है, यस सर। ओके। अब हमने जो इलिप्स का इक्वेशन लिखा हुआ था
पीछे क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, या यहाँ लिखा हुआ इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी को अगर हम लिखना चाहें कि सेंट्रिसिटी के टर्म में तो उसमें भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी। ये क्या बन जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस क्या था बेटा, ये वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर था, है ना। यस सर। क्या इसको हम सिंपली लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो ये है ना हमारे पास में, ये ई स्क्वायर इक्वल टू हमने डिफाइन किया था 1 Yes, sir. माइनस बी स्क्वायर ना, तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। यस सर। इसको सॉल्व कर लें और सिंप्लीफाई कर लें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ठीक है। सर हमारा ये वाई स्क्वायर तो अपॉन बी स्क्वायर था, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर था, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे पर बी स्क्वायर इक्वल टू हमने अभी पीछे से निकाला है ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा ना यहाँ पे। इसको इधर लेके चले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर ले आओ तो 1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसको लिख सकते हैं ऐसे, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। यस सर। तो प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। यस सर। नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है ये, टू ellipses are said to be similar if they have the same value of eccentricity and ठीक है, Two ellipses are said to be similar if they have the same value of eccentricity. eccentricity अगर उनका eccentricity सेम है तभी टू ellipses जो होंगी आपकी वो सिमिलर होंगी। नोट नंबर 1 ये हो गया। नोट नंबर 2, distance between मुझे एग्री कर दो, distance of every, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ एवरी फोकस from the extremities of minor axis equal to A as, कैसे करेंगे इसको प्रूफ हम,
एस, अभी पीछे निकाला हुआ हमने, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू so distance of every focus from the extremity of minor axis is equal to a. सर माइनस एक्सिस जो होगी वो एक्स एक्सिस है, माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं होगी बेटा, सर वाई वाई एक्सिस वाई है। एक्सिस। तो सर बट जो ए कोऑर्डिनेट्स होंगे वो तो सर हमारे एक्स एक्सिस वाली लाइन के नहीं बनने चाहिए, तो एक कोऑर्डिनेट होना चाहिए जो डिस्टेंस की बात हो रही है, इसकी इस डिस्टेंस की बात हो रही है ना। ओ अच्छा सर ऐसे, अच्छा यहाँ पे सर पाइथागोरस यूज करोगे जब तो इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस यस इसका स्क्वायर बन जाएगा। यस सर, और हमें पता है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ओके, यस सर, ये बड़ा हेल्प करेगा हमको। नाउ तो इलिप्स के बारे में हमने अब तक क्या क्या जान लिया कि इसकी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी। अब बचता है क्वेश्चन कि हम जो है जाने कि इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, क्या होगा इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा या कहाँ पे होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स की डिफिनेशन जो होती थी पहले थी वही डिफिनेशन यहाँ पे भी रहेगी। क्या थी डिफिनेशन पहले? यस सर, डायरेक्ट्रिक्स की डिफिनेशन क्या थी जब हमने कोनिक सेक्शन डिफाइन किया था? यस सर, कि एक लाइन सेगमेंट होगा या लाइन होगी जिससे कोनिक के किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला जाए और उसका उसके फोकस से जो रिलेशन हो ये कांस्टेंट वैल्यू हो, जो कि उस जो कोनिक सेक्शन है उसकी एसेंट्रिसिटी यानी उसकी फ्लैटनेस पे डिपेंड करे। ओके, यस तो सर, पैराबोला के लिए पी एफ इक्वल टू पी एम या आपका फोकस को एस माना था हमने तो पी एस इक्वल टू पी एम कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे भी यस वही चीज होगा, पी एस इक्वल टू ई पी एम हो जाएगा खाली, यहाँ पे फोकस एस है तो पी एफ इक्वल टू ई पी एम कर देंगे। ठीक है, जो आपने सर्कल वाले में बताया था कि जब वो ई की वैल्यू मतलब डिफरेंट ये ज्योमेट्रिकल उनके लिए अलग अलग होती है तो उस हिसाब से, तो जैसे अगर पैराबोला हो तो उसमें हाँ 1 हो जाता था, वो इक्वल हो जाता था, बिल्कुल सर्कल बिल्कुल वाले में होता ही नहीं था। बिल्कुल। और सर्कल का भी अभी पीछे भी देखा हमने कि उसकी ई जीरो हो जाती है ना। यस सर, ठीक है, देखते हैं, लिखते हैं राधा की डायरेक्ट। जो इसेंट्रिसिटी है वो सर सिमेट्री की तरह होती है, तो सर सर्कल का ई जीरो क्यों होता है, मतलब अगर सर सर्कल में तो सिमेट्री होती है। ये फ्लैटनेस को डिफाइन कर रही है आपके। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी जो है आपके पास में क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स के टर्म में कोई कर्व आपने बनाया हुआ है तो उसके साथ में इसके रिलेशन को दिखा रही है। ठीक है, अभी पीछे हमने देखा था कि सर्किल के केस में जीरो क्यों हो जाती है, देखो पीछे जैसे उसका फोकस उसके सेंटर की तरफ, भाई ई क्या है, ई आपका सी बाई ए ही तो है। हेलो, यस इक्वल टू सी बाय ए है, यस सर, और जब आप सर्किल बनाते हो सर्किल की केस में सी क्या हो जाती है आपकी, यस सर, सर्किल केस में सी क्या हो जाती है, सी जो फोकस होता है वो सेंटर ही उसका फोकस हो जाता है ना। यस सर, सेंटर ही फोकस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए सी जीरो हो जाती है, वो आपका मैक्सिमम जो है फिकर बन जाता है आपका। और लाइन के केस में, लाइन सेगमेंट केस में जाए देखें हम तो क्या हो जाता है कि जो सी होता है वो बिल्कुल उसी वर्टेक्स के पॉइंट से कोइंसाइड कर जाता है आपका। ठीक है, सर मतलब डिग्री ऑफ फ्लैटनेस एसेंट्रिसिटी का मतलब हुआ कि वो जैसे तो जो भी शेप है वो हमारी किसी साइड से थिक है या किसी साइड से थिन है, जबकि सर्कल जो होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, यस ये आपका सेंटर है किसी सिस्टम का, अगर इसका सेंटर यानी इसका फोकस इसके सेंटर से अलग है तो वो सर्किल नहीं होगा, अगर इससे अलग है तो ये इलिप्स होगा, लेकिन अगर ये फोकस यहाँ पे चला जाए तो ये पैराबोला बन जाएगा। ये सेंटर था आपका, शिफ्ट कर जाए यहाँ पे। ठीक है, यस ये लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ये। ठीक यस है,
ये पूरा पूरा रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, और इनका रेशियो 1 हो जाए तो क्या बन जाएगा, वो पैराबोला बन जाए। ये वैल्यू अगर ये जो रेशियो है ये इसकी यही था ना, ये पूरा ए था हमारे पास में। यस सर। ठीक है, ये इस चीज की वैल्यू डिपेंड करेगी आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है कर्व वो क्या बनने जा रहा है, लाइन बनेगा, पैराबोला बनेगा, एलिप्स बनेगा या हाइपरबोला बनेगा। तो वो ई की वैल्यू डिसाइड करेगी। बिल्कुल। और ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू क्या है, जो उसका सेंटर है किसी भी कर्व का, क्या है, सेंटर और उसका जो फोकस है ना, यस सर, यस सर। सेंटर, फोकस और उसका वर्टेक्स, इन तीनों चीजों के बीच का रिलेशन है ये आपका। ठीक है, यस सर। ये रेशियो है फोकस और सेंटर के डिस्टेंस का, फोकस और सेंटर और वर्टेक्स से। ठीक है, यस सर, यस। ठीक है। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेते हैं क्या है। तो आपके पास 2 फोकस है यहाँ पे, तो इसका मतलब इसके 2 डायरेक्ट्रिक्स भी होंगी। सर एक मैं वॉशरूम हूँ। एक ही फोकस था ना, यस ये सर, तो सर फोकस यहाँ के 2 रिस्पेक्ट में बनेंगे। होगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। इट इज पॉसिबल टू डिफाइन 2 लाइन x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई यू, वहां पे x इक्वल टू ए हो जाता था या x इक्वल टू माइनस ए, डिपेंडेंट कंडीशन। ठीक है, यस सर। करस्पॉन्डिंग टू each focus which satisfy the focal directrix property that is Pf1 equal to EPM1 and Pf2 equal to EPM2। ठीक है, सर ये प्रॉपर्टी है, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स। हाँ। तो यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं यहाँ से, hence for any point P on the ellipse Pf1 upon Pm1 equal to E, similar to parabola definition, P फोकस से डिस्टेंस, फोकस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू 1 होता था, यहाँ पे E हो जाएगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या होती है, तो फोकल डिस्टेंस दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास में। ठीक है, और इसको अगर हम लिखें ढंग से तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, एक डायग्राम बनाते हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएंगी आपकी। अब यहाँ पे स्पेस नहीं तो इसलिए मान के चलेंगे कि ये सही बनी हुई है। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा और यहाँ पे आपका ये वाई एक्सिस हो जाएगा। कोई पॉइंट पी ले लिया हमने, लेट्स दिस पॉइंट पी, दिस इज F1, इसका कोऑर्डिनेट C होता है, क्या होता है, C होता था पहले वहां पे। अब अगर A और E के टर्म में लिखें तो हमने डिफाइन किया था
कि ई इक्वल टू सी बाई ए, है ना, तो सी इक्वल टू ए लिख सकते हैं ना। यस सर। इसका कोऑर्डिनेट ए गामा 0 हो जाएगा, ये F2 हो गया, इसका गामा माइनस ए थी 0 हो जाएगा। दिस इज पॉइंट पी, लेट दिस इज एक्सपोनेंट y1 है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया। x इक्वल टू माइनस ए बाई ई के लिए ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू प्लस ए बाई ई के, ठीक है। यस सर। हमको चाहिए फोकल डिस्टेंस चाहिए, तो फोकल डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो निकालते हैं सबसे पहले PF1 निकालते हैं। PF1 कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा EPM1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, EPM1 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो तो बन जाएगा ई ए बाई ई माइनस x1, ये बन जाएगा इक्वल टू ए माइनस बी x1। सिमिलरली PF2 हो जाएगा EPM2, EPM2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी ए बाई ई प्लस x1 हो जाएगा। ये आपका सिंपल जो परपेंडिकुलर डालते थे हम पॉइंट x1 y1 से, ठीक है, यस उसी फार्मूले पे बन जाएगी ये इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस ई x1। अब अगर इन दोनों को जोड़ लें हम, ठीक है, क्या कर दें, 1 और 2 को ऐड कर लें, तो मुझे अब जो डिजायर्ड वो मिल जाएगी P F1 प्लस P F2 इक्वल टू 2a मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द फोकल डिस्टेंस। सेम चीज रिपीट करते हुए चल रहे हैं जैसा पीछे पढ़ा हमने। और एक्सेस आर पैरेलल टू, मतलब सेंटर शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन शिफ्ट कर दिया तरीके से ना। यस इक्वेशन ऑफ प्लीज हो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। and center is h का मतलब, तो ऐसी किसी भी एलिप्स का जो इक्वेशन होता है x माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा, यस अपान ए स्क्वायर ही रह जाएगा, y माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा, अपान बी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 1। कंडीशन ऑलवेज ए इज ग्रेटर देन बी होगा, ठीक है। ऐसे किसी भी एलिप्स का जो फोकाई होगा वो क्या हो जाता है, प्लस माइनस ए होता था एक्स कोऑर्डिनेट में, तो उसमें एच प्लस हो जाएगा, एच प्लस माइनस ए हो जाएगा, ये कामा के हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक्सिस एक्स एक्सिस पे होता है, तो उसके पैरेलल एक्सिस पे तो खाली एक्स चेंज होगा, के चेंज नहीं होगा, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो जाएगी इसकी, तो डायरेक्ट्रिक्स भी यही हो जाएगी, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए होता था, अब ए जगह पे एच प्लस ए हो जाएगा, ये वाई कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा उसका, क्योंकि ये सारी चीजें एक्स एक्सिस पे होती है ना। यस सर। ओके, यस सर। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट जो चेंज होगा सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज होता है, वाई का नहीं चेंज। पर सर जैसे जो फोकाई था, अगर हम पहले उसे एक्स एक्सिस पे माइनस जैसे ए ई कॉमा 0 और माइनस, ओके, नोट कर लेते हैं। कोई एलिप्स ले लेते हैं, ठीक है, देखते हैं इसमें कौन कौन से टर्म है, बाकी वो चीजें कहाँ कहाँ पे होंगी। ये एलिप्स हो गया हमारे पास में, यस सर। वाई हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। ये इसके वर्टेक्स हो जाएंगे, लेफ्ट ए, दिस इज A2, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a, 0 हो जाएगा,
A1 इसका भी कोऑर्डिनेट A, 0 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड के टर्म में वैल्यू लिखी हुई है, इसलिए डायरेक्शन पे मत जाना। यस क्यों? क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई है हमको, 2a दी हुई है। ठीक है, वैसे लिखना चाहे तो उसको -A, 0 लिख सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म में इसको लिखा हुआ है। दिस इज योर F2, दिस इज योर F1। ओके, यस नाउ first of all let us define the latus rectum and double ordinate। तो डबल ऑर्डिनेट कोई भी लाइन हो जाएगी जो कि एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, है ना। यस दिस विल बी कॉल्ड एज डबल ऑर्डिनेट। क्या कहेंगे इसको? जो यस डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे इसको हम। लेटस रेक्टम, अगर यही लाइन आपकी फोकस से पास करने लगे तो क्या तो बोलेंगे? लेटस रेक्टम बन जाती है। इस लाइन को हम बोलेंगे लेटस रेक्टम। ये लेटस रेक्टम हो गया आपके पास में। कोई लाइन यहाँ पे बता तो फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड का मतलब कोई भी कॉर्ड जो कि फोकस से पास कर जाए। लेट्स सी दिस कैन बी कॉल्ड एज फोकल कॉर्ड। ओके, यस लेटस रेक्टम हो गया, फोकल कॉर्ड से दिस इज L1 and this is L2 coordinate, this was F1 फोकल कॉर्ड हो गया आपके पास में। and so this is B1, then this is going to be B2। ठीक है, तो अब इसमें बाकी चीजें जो भी हैं वो सारी हमने देख ली। इसको माइनस ही कर दो, कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। ये आपका कितना बन जाएगा? 0, 0 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका -A0, ये आपका A, 0 हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2 इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। The distance between F1 and F2 focal length। तो ये 2C के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और ये आपका मेजर एक्सिस की डिस्टेंस तो ये हो जाएगी। ओके, नाउ तो फोकल लेंथ और फोकल डिस्टेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। यस फोकल लेंथ एंड फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस किसी पॉइंट P के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है, PF1 प्लस PF2, और फोकल लेंथ F1 और F2 की लेंथ होती है। ओके, चाहो तो नोट कर लो, नहीं बाद में कंफ्यूजन। फिर बना लिया डायग्राम। यहाँ पे ये आपको इसको माइनर एक्सिस कहेंगे। लेट्स बी कोऑर्डिनेट इसको दे देते हैं। यस सर, तो हमने डबल ऑर्डिनेट बोल दिया ना। से दिस इज B1, दिस इज B2। ओके, इन पॉइंट पे तो B1 B2 को क्या बोलेंगे हम? माइनर एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, सर डबल ऑर्डिनेट के वो नहीं है पॉइंट्स B1 कोई B2। छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है, खाली मीनिंग जानना था ना उसकी हमको। ठीक है, या तो चाहो B1 तो B2 माइनर एक्सिस है। B1 डैश कर दो, इसको B2 डैश कर दो। ओके, यस सर, B1 B2 क्या हो जाएगा आपका? माइनर एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो सारे डिफरेंशियल हमें पीछे पता थी, उन चीजों को लिख लिया। वैल्यू क्या करना है हमको? अब सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यू लिख लेना है बस। खाली हमको क्या लिखना है? लेटस रेक्टम लेंथ। क्या लेंथ सर होगी? A1 A2 जो है वो मेजर एक्सिस हो जाएगा। हाँ, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी इस केस में? तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ होगी वो होती है L1 L2, निकाल नहीं रहे हैं, सिर्फ वैल्यू लिख रहे हैं। ये होती है 2E कामा A/E माइनस AE, या इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2A 1 - E²। क्या लिखेंगे इसको? 2A 1 - E²। ठीक है, यस सर, 2A 1 - E²। ठीक है, अच्छा ये वाले डिफिनेशन
बी यूज करेंगे तो देखो इस वाले डिफरेंशियल में देखें तो a बाई ई माइनस ए ई है हमारे पास में, ए बाई ई माइनस ए हाँ यानी कि सर जो डायरेक्ट्रिक्स वाला तो पार्ट है ए ई आपका डायरेक्ट्रिक्स वाला पार्ट होगा, ये आपके फोकस का पॉइंट हो गया। तो इस टर्म में इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं। तो बेहतर होगा कि पहले इसको लिखें बाद में इसको लिखें हम, ताकि हम कंटिन्यूएशन में लिख लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2a 1 माइनस ई स्क्वायर, और यही डिस्टेंस होती है आपकी L1 L2 इक्वल टू 2e a बाई ई माइनस ए। इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 2e इंटू एक वैल्यू दी हुई है, इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकस ए इसका होता है कोऑर्डिनेट, किसका इसका होता है, यस होता है ना ए, यस और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होता है, इसका ले लो या इधर ले लो, जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो कहाँ पे होता है, प्लस माइनस ए बाई ई पे होता है। मतलब एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होगा उसका वो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस ए बाई ई का 0 बन जाएगा, है ना। जो डायरेक्ट्रिक्स का एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होगा, जिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए बाई ई का 0 होगा ना। यस सर। तो इसको लिख सकते हैं, मतलब फोकस और जो डायरेक्ट्रिक्स जहाँ पे उसको के बीच की डिस्टेंस है उसकी इक्वल हो जाती है ये। तो डिस्टेंस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, फोकस एंड and डायरेक्ट्रिक्स corresponding of the directrix। ठीक है, हम ज्यादातर इस फार्मूले को यूज करेंगे निकालने के लिए, रिक्वायरमेंट हुई हमको। तो कहीं डिफिनीशन के टर्म में अगर मुझे क्वेश्चन दिया गया है तब इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमको, ठीक है। यस क्वेश्चन आता है कि आप इलिप्स को ट्रेस कैसे करें। इलिप्स को ट्रेस कैसे करें, इलिप्स को बनाना है तो कैसे बनाएंगे। यस तो देखो क्या है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट h comma k with respect to an ellipse। जैसे पीछे हमने देखा था कि पॉइंट ले लेंगे और मेजर करेंगे कि वो कर्व पे आएगा या कर्व के अंदर होगा या कर्व के बाहर होगा, ठीक है। यहाँ पे भी यही करेंगे। तो लेट इलिप्स आपका एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और कोई पॉइंट पी है एच कामा के है ना। तो इससे इसको सेटिस्फाई करवा दो, इसके इक्वेशन को। तो इसको सेटिस्फाई करवा दोगे तो एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट या तो इक्वल टू 1 होगा या 1 से छोटी होगी या 1 से बड़ी होगी, है ना। यस तो इसको अगर 1 माइनस कर दूं मैं यहाँ पे, तो इक्वल टू कर दूं इसको मैं, तो तीन कंडीशन बनेगी, या तो ये पॉइंट ग्रेटर देन 0 होगी, या इक्वल टू 0 होगी, या लेस देन 0 होगी, है ना। यस अगर ये पॉइंट ग्रेटर देन 0 हो जाए या इक्वल टू 0 हो जाए या लेस देन 0 हो जाए, तो जब ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी, तो ये बाहर हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगा तो कर्व पे हो जाएगा, और लेस देन हो जाएगा तो कर्व के अंदर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज आउटसाइड, दिस इज आउटसाइड, इक्वल टू होगा तो ऑन द कर्व होगा, ठीक है, ऑन द कर्व। अगर ये कंडीशन होगा तो इनसाइड हो जाएगी पॉइंट, ओके।
सर अगर वो ग्रेटर देन होगा सर, जो नॉर्मल होता है जैसे हमारा बाकी बिल्कुल बिल्कुल, अगर कर्व को सेटिस्फाई किया तो कर्व पे है, जीरो हो गया। अगर 1 से वैल्यू कम आ गई, नहीं लेस देन जीरो हो गया, तो विद इन द कर्व हो जाएगा। अगर वैल्यू इसकी पॉजिटिव आ गई तो ये आउटसाइड द कर्व हो जाएगा। यस ठीक है ना। अब सिचुएशन यहाँ पे एक और बन सकती है, जो कि लास्ट सिचुएशन यहाँ पे है कि अगर आपका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे हो जाए तो क्या करेंगे। लेट अस सी क्या चेंज आएगा उनमें, कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। When a is greater than b and a is less than b। ओके बेटा, यस तो डायग्राम चाहो बनाना तो बना लो। कैसे बनाएंगे, दोनों का डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। दूसरे वाले का इक्वेशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा और यहाँ पे ए लेस देन बी। तो एक ही तरीके से डिफिनेशन लिखते हैं तो बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर देन। तो जब बी ग्रेटर देन हो जाएगा तो इसमें चेंजेस क्या क्या आएंगे, लिख लेते हैं उन चीजों को। इसका डायग्राम बनाओ, ये ऐसे बनेगा, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, यस ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। देखो इसके केस में हमने सब कुछ लिखा हुआ है। सर इक्वेशन में चेंज नहीं आएगा सर, वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वो हाइपरबोला के केस में होता था सर, जिसमें वो चेंज हो जाता था। यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं होगा ये। ठीक है, क्योंकि वाई स्क्वायर बी स्क्वायर पहले से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। सर चेंज नहीं होगा इधर। हाँ, तो वो हाइपरबोला में चेंज होता था, जब से जैसे बी बड़ा हो जाता तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जो हो जाता था। अच्छा अब बताओ, इसके लिए हमने सारी चीज लिखी हुई है। जो जो पॉइंट इसके लिए लिखेंगे, 0 0 सेंटर हो गया इसका, इसका भी सेंटर क्या रहेगा, 0 0 ही रहेगा, है ना। बट वर्टेक्स चेंज हो जाएगी इसकी। इसकी वर्टेक्स ए कामा ई था, ए था, सॉरी ए था, क्या था, ए कामा 0 था, माइनस ए कामा 0 था इसका वर्टेक्स, यस सर ए था। ओके, इसका फोकस F1 और F2 था। इसकी वैल्यू कितनी थी, ए कामा 0 थी, माइनस ए कामा 0 थी। यहाँ पे चीजें चेंज हो जाएंगे। अब इसका वर्टेक्स ये बन जाएगा, है ना, इसका वर्टेक्स ये बन जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 0 कामा बी, 0 कामा माइनस बी, बी डैश बी हो जाएगा ये। ठीक है, अब फोकस इसका यहाँ चला जाएगा। तो फोकस यहाँ जाएगा तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 कामा बी हो जाएगा, इसका कामा 0 कामा माइनस बी हो जाएगा। हेलो, यस सर इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं पे होती थी, यहाँ कहीं पे होती थी, एक्स इक्वल टू ए बाई ई, ए बाई ई। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं हो जाएगी y इक्वल टू बी बाई ई। नीचे वाली डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू माइनस बी बाई ई हो जाएगी। यहाँ पे माइनस वाली माइनस ए बाई ई होती है, है ना।
y equal to v by e और y equal to minus v. Yes sir. समझ में आ गया? जहां जहां ए था वहां वहां हमने किससे रिप्लेस कर दिया उसको? बी से। ठीक है, Yes. सिमेट्रिकल है, कोऑर्डिनेट चेंज होता गया, बाकी और कोई चेंज इसमें नहीं है। तो हम एक टेबल चाहें तो इसका बना लेते हैं और इसको समराइज कर लेते हैं। Yes. दोनों इलिप्स लिख लेते हैं। ये पहला इलिप्स हो जाएगा a ग्रेटर देन b के लिए। चलो दोनों साथ में लिख लेते हैं। Yes. एक टेबल बनाते हैं। पहली कंडीशन a ग्रेटर देन b के लिए लिखेंगे और दूसरी कंडीशन b ग्रेटर देन a के लिए या a लेस देन b के लिए। ठीक है, देखते हैं सेंटर क्या हो जाएगा दोनों का? 0, 0। Yes. ओके, वर्टिसेस क्या हो जाएंगे इनके? इसकी वर्टिस a, 0 यानी प्लस माइनस a लिख सकते हैं इसको। Yes. प्लस माइनस a, 0 इसकी कितनी हो जाएगी? 0, प्लस माइनस b हो जाएगी। ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी होती है यहाँ पे? यहाँ पे 2b होती थी, यहाँ पे 2a हो जाएगा। ठीक है, Yes. इसी तरीके से मेजर का हो जाएगा। इसकी फोकाई कितनी होती थी? प्लस माइनस a e, 0 होता था, इसकी कितनी हो जाएगी? 0, प्लस माइनस b हो जाएगी। ओके, Yes. डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इसकी x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई होती थी, इसकी y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई हो जाएगी। ठीक है, Yes. रिलेशन इन a एंड b, a एंड b कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिखते थे हम b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस p स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर 1 माइनस c स्क्वायर, है ना? समझा क्या बात? Yes. लेंथ ऑफ रेक्टम, रेक्टम मीन्स लेटेस्ट रेक्टम की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे ये डायरेक्ट सर ये रिलेशन इन ए एंड बी है। ए एंड बी है। एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा इस केस में? इस केस में 2b स्क्वायर बाई ए था, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 2a स्क्वायर बाई बी हो जाएगा। यस समझ आ गया ना? यस बस, तो यही चीज है, जहां जहां इसमें ए था वहां पे बी चेंज कर लेंगे और कोऑर्डिनेट के हिसाब से एक्स वाई की जगह पे उसको आगे पीछे लिख लेंगे। ठीक है, यस सम ऑफ फोकल रेडियाई कितना हो जाएगा? या फोकल लेंथ बोलते थे इसको, क्या बोलते थे? सम ऑफ फोकल लेंथ। यहाँ पे 2a मिलता था तो यहाँ क्या मिल जाएगा? 2b। ठीक है, यस ओके। तो ये हो गया आपका इन दोनों के बीच में कंपैरिजन। ओके, यस तो नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस तो जो इसकी माइनर एक्सिस होती है वही मेनली क्वेश्चन और उसमें यूज होती है ज्यादा। हाँ हाँ, ठीक है बेटा। यस तो इस जो भी थ्योरी इसको एक बार रिवाइज करना, क्योंकि थोड़ा सा